हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एरे को डिक्लेयर करेंगे और कैसे उसको इनिशियलाइज करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि एरे को या तो हम डिक्लेयर करते टाइम इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या है, हमें पहले एरे को डिक्लेयर कर दें और उसके बाद हम उसको इनिशियलाइज करें, मीन्स उसके अंदर वैल्यू असाइन करें। तो चलिए देखते हैं। तो इसको परफॉर्म करने के लिए जो मैं आईडी यूज करने वाला हूँ वो कोड ब्लॉक यूज करने वाला हूँ। आप चाहो तो अदर आईडी भी यूज कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम कोड ब्लॉक ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप कोड ब्लॉक ओपन करोगे आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। अगर आपको कोड ब्लॉक यूज करना नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे जैसे इस वीडियो को देखते जाओगे आपको कोड ब्लॉक भी यूज करना आ जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर की हम आसानी से कोडिंग कर पाते हैं। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले इसके अंदर हमें एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी होती है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं। तो एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए या तो आप फाइल के अंदर जाके न्यू के अंदर जाके एम्प्टी फाइल पर क्लिक कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो, जो कि आपकी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। और तीसरा तरीका क्या है कि आप जो आपको ये छोटी सी फाइल दिखाई दे रही है जिसके ऊपर प्लस का निशान आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद एम्प्टी फाइल पर जैसे ही क्लिक करोगे आपकी एम्प्टी फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एम्प्टी फाइल ओपन कर लेनी है। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपकी जो एम्प्टी फाइल ओपन हुई है इसकी जो एक्सटेंशन है वो डॉट टी एक्स टी है, लेकिन हमें एक्सटेंशन क्या चाहिए। अगर हम सी के अंदर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो हमें एक्सटेंशन चाहिए डॉट सी। अगर हम सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें एक्सटेंशन चाहिए डॉट सी पी पी। तो यहाँ पे मैं जो एक्सटेंशन यूज करने वाला हूँ वो डॉट सीपीपी यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो प्रोग्रामिंग है वो सी प्लस प्लस के अंदर यूज करने वाला हूँ। क्योंकि क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं सी के अंदर प्रोग्रामिंग करता हूँ और मान लीजिए मुझे कोई सी प्लस प्लस का फंक्शन अगर यूज करना पड़ जाए तो मैं उसको वहां पर यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं डॉट सीपीपी एक्सटेंशन यूज करता हूँ, मीन सी प्लस प्लस अगर यूज करता हूँ, तो उसके अंदर में जो सी के फंक्शंस होते हैं उनको भी यूज कर पाऊंगा और जो सी प्लस प्लस के फंक्शंस होते हैं उनको भी यूज कर पाऊंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी वजह से मैं क्या करने वाला हूँ, डॉट सीपीपी एक्सटेंशन लेने वाला हूँ। तो हम इसको कैसे लेंगे, आप कंट्रोल के साथ एस प्रेस करिए तो ये सेव के लिए ऑप्शन मांगेगा। अपनी फाइल का नाम दीजिए, तो मैं यहाँ पे इसका नाम जो देने वाला हूँ वो ARRAY एरे देने वाला हूँ। डॉट सीपीपी उसकी एक्सटेंशन हो गई, और उसके बाद क्या कर देना है हमें, जैसे ही आप उसको सेव करोगे जो आपकी जो एक्सटेंशन है वो डॉट सीपीपी हो जाएगी और आपके जो फाइल का नाम था वो भी चेंज हो जाएगा, जो कि अब क्या हो चुका है, एरे डॉट सीपीपी। अब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आती होगी। अब जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपकी हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। अब हेडर फाइल क्या होती हैं, अब मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, तो हो सकता है कि आपको कुछ इनपुट कराना हो या कुछ आपको प्रिंट करना हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इन सबको परफॉर्म करने के लिए सी या सी प्लस प्लस वालों ने ऑलरेडी फंक्शंस डिफाइंड किए हुए हैं। अब वो फंक्शंस उन्होंने कहाँ लिखे हुए हैं, वो फंक्शंस उन्होंने हेडर फाइल में लिखे हुए हैं। अगर उन हेडर फाइल्स को हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करें तो हम उनके फंक्शंस को भी यूज कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि उन हेडर फाइल्स को हम कैसे इंक्लूड करते हैं। तो उनको इंक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं, आप हैज लिखोगे, उसके बाद लिखना है आपको इंक्लूड। इंक्लूड के बाद आपको उस फाइल का नाम लिखना है। तो जो हमारी सी लैंग्वेज के अंदर जो आपके प्रिंट एफ होते हैं, स्कैन एफ है, ये जो आपके प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये आपके एस टी डी आई ओ डॉट एच जो कि एक हेडर फाइल है उसके अंदर डिफाइंड है, तो हम उसको इंक्लूड करने वाले हैं। तो लिखते हैं एस टी डी आई ओ डॉट एच। तो ये हमने इंक्लूड कर ली। उसके बाद मान लीजिए हमें सी प्लस प्लस के जो फंक्शंस हैं जैसे कि सी इन हो गया, सी आउट हो गया, इनकी भी जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए भी हम जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड कर लेते हैं। उसका नाम क्या है, आयो स्ट्रीम डॉट एच, तो उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो हैज इंक्लूड IOSTREAM डॉट एच। तो हमने ये इंक्लूड कर ली। लेकिन सुनिए, जो हम टर्बो कंपाइलर यूज करते हैं वहां पे लिखते हैं हम आयोस्ट्रीम डॉट एच, लेकिन जब हम कोड ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो फाइल होती है वो सिर्फ आयोस्ट्रीम के नाम से होती है इसकी लाइब्रेरी में। तो इसी वजह से हम यहाँ पर जो कोड ब्लॉक के अंदर क्या लिखते हैं, आयोस्ट्रीम। अब ये तो हो गई हमारी हेडर फाइल्स। अब हम क्या करेंगे, नेम स्पेस का यूज करेंगे। आई होप आपको नेम स्पेस के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं चलो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्या हुआ कि जो आपके इन हेडर फाइल्स के अंदर जो आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो इनके अंदर हैं। अब हो सकता है कि एक हेडर फाइल्स के अंदर कोई फंक्शन है जिसका नाम है printf, और दूसरी हेडर फाइल्स के अंदर भी हो सकता है कि उसके अंदर भी कोई फंक्शन हो जिसका नाम printf हो।
अब मान लीजिए इन हेडर फाइल्स को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, तो क्या होगा, वो दोनों फंक्शंस हमारे प्रोग्राम के अंदर आ जाएंगे। अगर वो दोनों फंक्शंस हमारे प्रोग्राम के अंदर आ गए और हमें उनको यूज करना हो, तो अब हम कैसे करेंगे, हमें क्या लिखेंगे, हम प्रिंट एफ लिखेंगे, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा प्रिंट एफ यूज होगा। तो इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लाए, आपके नेम स्पेसेस का। उन्होंने क्या किया, जो इन हेडर फाइल्स के अंदर जो आपके फंक्शंस होते हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उन ग्रुप्स को एक नाम दे दिया। तो उन्हीं ग्रुप को हम क्या कहते हैं, नेम स्पेस। तो उनमें से एक नेम स्पेस है जिसके अंदर की आपके प्रिंटफ हो गए, स्कैनफ हो गए, ये सारे फंक्शंस आ जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, उस प्रिंट जो नेम स्पेस है उसको यूज करना होगा। अब उसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, यूजिंग कीवर्ड का यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग, फिर उसके बाद लिखेंगे नेम स्पेस, और उसके बाद नेम स्पेस का नाम जो कि है आपका std, ये आपका नेम स्पेस हो गया। तो ये तो हो गए हमारे नेम स्पेस। अब क्या है, अब सिंपल है, आप सीधा प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, अपना मेन फंक्शन लिखना है, इंट मेन। और मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे दूं, वैसे तो आपको पता होगा कि हमारे मेन फंक्शन को कौन कौन करता है, हमारे मेन फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे और कैसे उसको इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरे को हम कैसे डिक्लेयर करें और कैसे उसको उसी टाइम पे इनिशियलाइज करें। तो सबसे पहले देखते हैं इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। तो इसको हम सबसे पहले देखने वाले हैं। तो चलिए हम कोई एरे क्रिएट कर लेते हैं या फिर डिक्लेयर कर लेते हैं। तो मान लीजिए अब हम इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा। अगर हम फ्लोट टाइप का एरे क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। अगर हम कैरेक्टर टाइप का एरे क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, कैर होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारा एरे है उसका डेटा टाइप। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का जो एरे है वो क्रिएट करने वाला हूँ, तो उसके लिए लिखेंगे हम इंट। उसके बाद क्या करना है, हमें एरे का नाम, तो हम कोई भी एक नाम ले लेते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ए ले रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, हमें एरे का साइज देना है। तो आप एरे का साइज जितना चाहो उतना दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल तौर पर जो एरे का साइज है वो मैं 5 ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे साइज 5 लिया है। तो ये मैंने अभी क्या किया है, ये एरे को मैंने डिक्लेयर किया है। अब मुझे क्या करना है कि एरे को डिक्लेयर करते टाइम ही उसको इनिशियलाइज करना है। तो चलिए इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं, मीन्स इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं। तो इसके अंदर हम कोई 5 वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए मैं 1 से लेकर 5 तक ही नंबर ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ये चलिए मैंने 5 नंबर ले लिए। तो चलिए देखते हैं कि अब इसके अंदर जो वैल्यूज हैं उनको हम कैसे प्रिंट करते हैं। तो आपको ये तो पता होगा कि हम एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपका सी लैंग्वेज के अंदर जो प्रिंट करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं, जो कि आपका प्रिंट एफ, उसका यूज करने वाला हूँ। उसका यूज करके कैसे हम एरे की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज डी, जो कि आपका एक्सेस स्पेसिफायर हो गया। और उसके बाद लिखेंगे, मान लीजिए हमें फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करना हो, तो एरे का नाम और इंडेक्स में क्या लिखेंगे हम, 0। क्योंकि जो हमारे सी या सी प्लस प्लस के अंदर जो एरे होते हैं वो जनरली 0 से ही स्टार्ट होते हैं। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका जो एरे का इंडेक्स है वो 0 से ही स्टार्ट क्यों होता है, 1 से स्टार्ट क्यों नहीं होता। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे जो एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसको प्रिंट करा के क्या प्रिंट होता है। तो प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बुल्ड एंड रन पे जाना है और सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है। आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होगे जो हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे हमने क्या डाला था, 1 डाला था, तो 1 प्रिंट हो रहा है। अब चलिए हम इसके थर्ड इंडेक्स पे देखते हैं। तो थर्ड इंडेक्स के लिए क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। तो देखते हैं कि थर्ड इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू है वो 3 प्रिंट होती है या नहीं होती। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ है। तो ये तो हो गया हम जो सी लैंग्वेज के अंदर जो फंक्शन होता है प्रिंटफ, उसका यूज करके कैसे हम वैल्यू को प्रिंट करते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा सी प्लस प्लस के अंदर जो फंक्शन होता है जो कि आपका सी आउट है, उसका यूज करके कैसे हम वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, सी आउट, और उसके बाद हम एरे का नाम, और सबस्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखेंगे, जिस वैल्यू को हम प्रिंट कराना चाहते हैं उसका इंडेक्स। मान लीजिए हम फोर्थ वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो 3, और उसके बाद हम सेमी कॉलन लगा देते हैं। देखते हैं कि हमारी वैल्यू 4 प्रिंट होती है या नहीं होती। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी वैल्यू 4 प्रिंट हो चुकी है।
तो इसी तरीके से हम इंडिविजुअली वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें कंप्लीट एरे को प्रिंट कराना हो तो हम क्या करेंगे, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, किसी ना किसी लूप का यूज करेंगे, चाहे आप वाइल लूप का भी यूज करना चाहते हो वाइल लूप का यूज कर सकते हो, या फोर का करना चाहते हो फोर का। तो मैं यहाँ पे फोर का यूज कर रहा हूँ। तो फोर, अब इन टाइप का कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, जिसके अंदर हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 0। मीन्स आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी, जब तक आई की वैल्यू आपकी लेस देन रहती है एरे के साइज से। एरे का साइज कितना है 5, और क्या होगा आई में इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक हमारी वैल्यू लेस देन रहती है। और क्या करते रहेंगे, हम प्रिंट करते रहेंगे। तो क्या करता हूँ मैं, सी आउट, उसके बाद आप एरे का नाम, एरे का नाम मीन्स आपका आई हो गया इसके अंदर सब्सक्रिप्ट के अंदर, और मैं स्पेस देने के लिए मैं एक स्पेस ले लेता हूँ यहाँ पे, तो इससे हमारा स्पेस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वैल्यू प्रिंट होती है नहीं होती है एरे की। तो रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी 1 2 3 4 5 वैल्यूज आपकी प्रिंट हो चुकी हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, जो आपका सब्सक्रिप्ट के अंदर आई लिखा है, दूसरा तरीका क्या है, आप आई को आउटसाइड लिख सकते हो और एरे के नाम को आप इनसाइड लिख सकते हो। एक ये तरीका भी है प्रिंट करने के लिए। तो देखते हैं इसको रन करके, तो इससे भी वही वैल्यू प्रिंट हो रही है। या तीसरा तरीका क्या है कि हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार जो कि आपका एक इनडायरेक्शन ऑपरेटर है, उसके बाद क्या करेंगे हम आई जो आपका वेरिएबल है प्लस उसके अंदर हम जो आपका एरे है ए उसको लिखेंगे, और देखते हैं रन करके कि हमारी वैल्यू प्रिंट होती या नहीं होती। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा एरे प्रिंट हो चुका है। तो ये तो हो गया हम कैसे पूरे एरे को प्रिंट करते हैं। अब इसमें कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और देखते हैं। अगर मान लीजिए आप एरे के अंदर जो मैं वैल्यू रखी हुई है वो 5 है, क्योंकि एरे का साइज 5 है। अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर एक वैल्यू और डाल देता हूँ, तो देखते हैं कि क्या कोई एरर आता है या नहीं आता। तो इसको रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है, टू मैनी इनिशियलाइजेशन फॉर इंट 5। मीन्स आप एरे के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो, तो हम जो एरे के साइज से ज़्यादा वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम करके देखते हैं कि फिर क्या होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एरे का साइज 5 है लेकिन 3 वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। तो रन करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हम रन करेंगे तो क्या होगा कि जो आपकी 3 वैल्यू है वो तो एज इट इज प्रिंट हुई है, लेकिन जो आपकी नेक्स्ट 2 वैल्यू जो थी वो क्या है, आपकी 0 0 है, क्योंकि उन इंडेक्सेस पर हमने कोई वैल्यू प्रिंट सॉरी वैल्यू नहीं डाली है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर आप एरे को डिक्लेयर करते टाइम इनिशियलाइज कर रहे हो और उसको कम वैल्यू से इनिशियलाइज कर रहे हो, तो जो अदर वैल्यूज जो रह जाएंगी उनकी जगह पर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चलिए हम फिर इसमें 5 वैल्यूज ले लेते हैं। और एक दूसरा तरीका क्या है, आप एरे को क्या कर सकते हो, जो आपने एरे का साइज दिया है आप चाहो तो आप एरे का साइज मत दीजिए, आप जितनी वैल्यू इनिशियलाइज करोगे उसके जो एरे है आप वो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू काउंट कर लेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये 5 वैल्यूज प्रिंट होती हैं नहीं होती। तो प्रिंट करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी वही वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो ये तो हो गया कि हम एरे को यदि डिक्लेयर करते टाइम इनिशियलाइज करें तो उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि एरे को हम डिक्लेयर करते हैं और बाद में उसको इनिशियलाइज करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या क्या देखने को नई चीज़ें मिलती हैं। तो देखते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग सॉरी आफ्टर डिक्लेरेशन। तो इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस फोर लूप को कमेंट आउट कर देता हूँ, और इस जो हमारा इंट एरे था इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो इसको देखते हैं। तो इसको परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पे कोई इंट टाइप का कोई एरे ले लेता हूँ। मान लीजिए इस बार मैं बी ले लेता हूँ, जिसका साइज यहाँ पे मैं चलो 5 भी रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एरे को क्या किया है, सिर्फ डिक्लेयर किया है, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। अब हमने क्या किया है, सिर्फ एरे को डिक्लेयर किया है। तो चलिए देखते हैं कि जब हम एरे को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर क्या वैल्यूज होती हैं। तो जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, अगर एरे को सिर्फ हम डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज नहीं करते तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यूज होती हैं। मीन्स ऐसी वैल्यू होती हैं जो हमने उसके अंदर असाइन नहीं की होती। तो चलिए देखते हैं।
तो इसके लिए हम पूरे एरे को प्रिंट कराने के लिए कोई भी लूप का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फोर लूप का ही यूज करूँगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ और जो कमेंट किया था उसको हटा देते हैं और उसके बाद जो हमारा ए है इसकी जगह पर क्या लिख देते हैं हम बी। तो चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आती है या नहीं आती। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये अभी एक एरर दिखा रहा है, देखते हैं वो क्या एरर है। एरर तो इसमें कुछ भी नहीं है, चलो फिर इसको रन करके देखते हैं। तो ये आपका प्रोग्राम रन हो चुका है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने जब एरे को डिक्लेयर किया तो उसके अंदर अभी हमने कोई वैल्यू नहीं डाली है। तो आप देख पा रहे हो इसके अंदर जो जितनी भी इसकी पोजीशंस है 5 साइज का एरे लिया है। तो हर इंडेक्स पे क्या है आपके गार्बेज वैल्यू है। जैसे पहले पे आया है -2, उसके बाद पे ये वाला नंबर है, उसके बाद ये वाला नंबर है, उसके बाद ये वाला नंबर है, इसके बाद ये वाला नंबर है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, अगर आप एरे को सिर्फ डिक्लेयर करते हो और उसको इनिशियलाइज नहीं करते हो तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यू होती है। तो चलिए इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट इंडेक्स पर वैल्यू डालते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एरे का नाम और इंडेक्स मान लीजिए हम फर्स्ट पर डालना चाहते हैं तो 0, और उसके अंदर मान लीजिए हम 3 असाइन करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या 3 असाइन होता है और जो अदर इंडेक्सेज हैं उनकी जगह पर 0 0 आता है या फिर गार्बेज वैल्यू आती है। तो वैसे तो हम देख चुके हैं कि जो अदर इंडेक्सेज होते हैं उस पर गार्बेज वैल्यू आने वाली है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो हमने फर्स्ट इंडेक्स पे 3 डाला है वो तो 3 आ रहा है, लेकिन अदर इंडेक्सेज पे 0 0 आ रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ से भी निकल कर आता है, अगर आप एरे को डिक्लेयर करते हो और इनिशियलाइज उसको बाद में करते हो तो जिन इंडेक्सेज को आप इनिशियलाइज नहीं करते उनकी जगह पर क्या आएगा, आपकी गार्बेज वैल्यू आने वाली है। तो चलिए हम एक इंडेक्स और पे वैल्यू डाल के देखते हैं। मान लीजिए बी, इस बार मान लीजिए हम फिफ्थ इंडेक्स पे वैल्यू डालना चाहते हैं तो 4 लिखेंगे। उसके बाद मान लीजिए फिफ्थ इंडेक्स पे हम मान लीजिए 66 डालना चाहते हैं तो हमने 66 लिखा। अब देखते हैं इसको रन करके क्या 66 आया नहीं आया। तो जैसे ही रन करोगे तो आप देख पा रहे होगे हमारे फर्स्ट इंडेक्स पर जो कि आपका 3 है और लास्ट इंडेक्स जो कि आपका 66 है, तो उस पर 66 आया है लास्ट इंडेक्स पे, सॉरी फिफ्थ इंडेक्स पे। तो और लेकिन जो बीच वाले जो इंडेक्सेस हैं उन पर क्या आ रहा है, आपका गार्बेज वैल्यू आ रही है। तो आप यहाँ से नोटिस कर पा रहे होगे कि जिन इंडेक्सेस को आप इनिशियलाइज नहीं करोगे तो उन पर क्या वैल्यू आने वाली है, आपकी गार्बेज वैल्यू आने वाली है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।